बच्चों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद हम लेक्चर शूट कर रहे हैं, तो आज से हम बेसिक लेक्चर शुरू करते हैं फिर से मोल कॉन्सेप्ट। देखो, आज से हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखना। और जो कहते हैं ना कि हमको मोल कॉन्सेप्ट से बहुत डर लगता है, उनका पक्का डर खत्म हो जाएगा इस लेक्चर के बाद। देखो, हम शुरू कर रहे हैं बेटा मोल कॉन्सेप्ट। क्या शुरू कर रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। ध्यान से सुनो, बहुत आसान, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। देखो, मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से। किससे? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, यहीं से शुरुआत माना जाता है बेटा। कहोगे ऐसा क्यों है? क्योंकि डाल्टन ही वो पहला साइंटिस्ट था जिसने एटम टर्म दिया। क्या दिया? एटम। इससे पहले लोग जानते तो थे कि दुनिया का हर एक मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है, मगर उसको कहते क्या है ये किसी को पता नहीं था। सबसे पहला साइंटिस्ट एटम देने वाला टर्म वो कौन था? डाल्टन। आ गया समझ में? भारत के भी एक ऋषि थे, कनाद ऋषि, उन्होंने परमाणु शब्द यूज किया था। ठीक है, आओ इसी के जैसे थे। तो पहला हो गया, पहला पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट एटॉमिक थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट देखते हैं, कुछ कथन देखते हैं। इसके पहला पॉइंट देखते हैं कि ऑल मैटर आर मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। क्या कहा जाता है? एटम कहा जाता है। पहला बात, ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम। दूसरा बात, एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक्चुअली में रिएक्शन हमेशा एटॉमिक लेवल पर होता है, तो एटम ही किस में पार्टिसिपेट करता है बेटा? केमिकल रिएक्शन में। तो पहला बात क्या कहा कि दुनिया का हर एक पदार्थ किसको कहते हैं? जो स्थान घेरता है, जिसमें मास होता है, जिसका कुछ वॉल्यूम होता है, और जिसको फिजिकल सेंस से हम महसूस कर सकते हैं, उसको मैटर कहते हैं। तो दुनिया का जो भी मैटर है वो किसी न किसी पार्टिकल से बना है। तो वो जो सबसे छोटे पार्टिकल से बना है उसको क्या कहते हैं बेटा? एटम। एटम किस में भाग लेता है? केमिकल रिएक्शन में। तीसरा बात, ये दोनों बातें आज भी सही है कि कोई भी एलिमेंट का सबसे छोटा, कोई भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होगा, और एटम ही किस में पार्टिसिपेट करेगा? केमिकल रिएक्शन में। तीसरा बात कि इसने कहा कि एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। मतलब एक एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं सब एक जैसे होते हैं। एटम ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल। एक एटम के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब आइडेंटिकल होते हैं, मगर इसका एक्सेप्शन होता है बेटा। इसका एक्सेप्शन क्या होता है? इसका एक्सेप्शन होता है आइसोटोप्स। नाम सुना है क्या? आइसोटोप्स। क्या होता है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स होता है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर तो क्या होता है? सेम, मगर मास नंबर क्या होता है बेटा? डिफरेंट। उसको क्या कहा जाता है? आइसोटोप्स। जरा यहां देखो, जैसे एक क्लोरीन है, क्योंकि जेड सेम है तो एलिमेंट सेम ही रहेगा। यहां देखो, क्लोरीन का हो गया कौन सा बेटा? 35, और क्लोरीन का क्या हो गया? क्लोरीन का हो गया 37। आ रहा है समझ में? एक ही एलिमेंट के दो एटम बने, एक का भार 35 है और एक का भार 37 है। तो इसमें बड़ा विचित्र बात है। इसके अनुसार तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम होने चाहिए थे वो एक जैसे होने चाहिए थे, मगर आइसोटोप में हम देख रहे हैं एक ही एलिमेंट का दो परमाणु मिला जिसका भार क्या है? अलग अलग है। तो ये इसका एक्सेप्शन माना जाता है। उसी तरह कार्बन के 3 मिलते हैं। कौन कौन? सबको पता है, 12, 13, और क्या मिलता है बेटा? 14 मिलता है। क्या मिलता है? आओ इधर। तीसरा बात, चौथा बात इसने कहा कि एटम आर इंडिविजिबल। मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता भाई, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। मगर दुनिया का बच्चा जानता है कि आगे चल के एटम टूट गया। एटम कितने पार्टिकल में टूटा? कौन कौन जानता है बताओ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये रहा प्रोटॉन, ये रहा न्यूट्रॉन, और ये क्या रहा बेटा? इलेक्ट्रॉन। ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। प्रोटॉन को इस तरीका से 1 1, न्यूट्रॉन को 1 0, और इलेक्ट्रॉन को -1 0 करके दिखाया जाता है।
ये दोनों पार्टिकल कहाँ पड़े हुए थे? न्यूक्लियस नाम के जगह पर। क्या होता है न्यूक्लियस? एक सेकंड में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो मान लो एक एटम को हम रिप्रेजेंट करें स्फीयर से, तो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बना दे तो इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। यह रहा न्यूक्लियस, और इसके अंदर में क्या पड़े होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है बेटा? चक्कर लगाता रहता है। यही बेसिक स्ट्रक्चर होता है एटम का, ठीक है। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहता है? चक्कर लगाता रहता है। क्लियर हुआ? अब मेरी बात कान खोल के सुनो। अब जो हम बात बोल रहे हैं ध्यान से सुनो। यदि हम देखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इनको एक टर्म और से जानते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। क्या के नाम से जानते हैं? सब एटॉमिक। सब मतलब छोटा होता है बेटा, क्योंकि एटम के अंदर पड़े होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब देखो जरा सा, यदि हम बात करें मासेस की, यदि हम मास की बात करें तो पहले हम मास कर लेते हैं किसका बेटा? इलेक्ट्रॉन का। पहले मास देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, और उसके बाद क्या देख लेते हैं? न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का मास देखें तो वो आता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम आता है बेटा। प्रोटॉन का मास आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, और इलेक्ट्रॉन का मास आता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। हाँ बेटा, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग कैलकुलेशन के पर्पस के लिए आप सेम लेके चल सकते हो, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मास लगभग सेम मानो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यदि हम बात करें चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है? इतना ही प्लस लिख रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं, बस साइन वाइज अपोजिट होते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आ रहा है समझ में? इसीलिए इसके ऊपर में 0 लिखा गया था। क्लियर हुआ? अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। इसके ऊपर क्या लिखा गया था? यहाँ पर इस पर मास होता है बेटा, यहाँ 0 लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 1 लिखा जाता है, यहाँ 0 लिखा जाता है। अब सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुने, अब जो बात कर रहा हूँ वो ध्यान से सुने। यहाँ देखें, ये हो गया। अब यदि हम मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दें, कितना है मास ऑफ प्रोटॉन बताएं? 1.67 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻28। ये दोनों को डिवाइड करें तो ये लगभग 2000 के आसपास आता है बेटा, लगभग 2000 के आसपास। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन लगभग 2000 होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है किससे? इलेक्ट्रॉन के मास से। यही कारण है बेटे कि जब हम एटम का मास कंसीडर करते हैं, एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं, तो हम सिंपली मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है। आ गया समझ में? और इन दोनों के मासेस को जोड़ के एटम का मास बता दिया जाता है। आ गया समझ में? आगे आए जरा, यहाँ देखें, समझ में आया? यदि हम एटम के रिप्रेजेंटेशन की बात करें, किसकी बात करें? रिप्रेजेंटेशन की। एटम को दिखाते कैसे? कोई भी एलिमेंट के एटम के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो उसको एक्स सिंबल से दिखाते हैं। कैसे सिंबल से दिखाते हैं? एक्स। किस सिंबल से दिखाते हैं बेटा? एक्स सिंबल से दिखाते हैं। एक्स के नीचे जेड लिखते हैं और ऊपर ए लिखते हैं। ये जेड का मतलब क्या होता है? जेड कहलाता है बेटा एटॉमिक नंबर। क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। और ये जनरली प्रोटॉन के बराबर होता है, और किसी किसी केस में, खासकर न्यूट्रल आयंस के, न्यूट्रल एटम के केस में ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होता है। फिर से सुने, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये प्रोटॉन के बराबर होता है, और यदि एटम न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन के बराबर भी होगा। ए होता है मास नंबर। क्या होता है बेटा? मास नंबर। ये किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है?
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियॉन। एक बात समझ लें, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक टर्म और के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियॉन के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? न्यूक्लियॉन। अब देखिए, हम बोल रहे हैं जैसे मान लीजिए मेरे पास सोडियम है, यहाँ 11 है और यहाँ 23 है, नीचे 11 है, ऊपर क्या है? 23। अब बताएं इसमें प्रोटॉन कितने हैं? जी हाँ भाई साहब, प्रोटॉन 11 है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये भी 11 है। और न्यूट्रॉन बताने का हम ट्रिक बताएं, ऊपर से नीचे घटा दीजिए, कितना आ गया? 12। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? जैसे हम बोले सल्फर, यहाँ 16 है और यहाँ 32 है, जरा प्रोटॉन बताएं। तो प्रोटॉन तो जेड के बराबर होगा, बोलिए 16। चूंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी इतना ही होगा, और न्यूट्रॉन बताना है तो ऊपर से नीचे घटा दें, कितना आ गया? 16। आ गया समझ में? अब मेरी बात ध्यान से समझें। यदि हम बात कर रहे हैं किसी आयंस की, आयंस क्या होता है? चार्ज एटम को ही क्या कहा जाता है? आयंस। जैसे मान लें हमने कहा कैल्शियम +2 है, यहाँ 20 है और यहाँ 40 है। बताएं इसमें प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन तो हर हाल में जेड के बराबर होने हैं, मगर इलेक्ट्रॉन कितने हुए बता सकते हैं? इलेक्ट्रॉन में 2 यूनिट घटा के बोले जाएंगे, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है। इसका मतलब हुआ इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन कम बताए जाएंगे। कितने बताए जाएंगे? 18। आ रहा है समझ में? न्यूट्रॉन कितने बताए जाएंगे? न्यूट्रॉन में कोई मसला नहीं है, ऊपर से नीचे हटा दे तो कितना हो गया? बोले 20 हो गया। उसी तरह जरा देखें, यहाँ एल्युमिनियम +3 है, यहाँ 13 है और यहाँ कितना है? 27। जरा बताएं तो प्रोटॉन कितना है? 13। इलेक्ट्रॉन में से कितना? इलेक्ट्रॉन बताने के लिए कितना यूनिट हटा दीजिएगा? 3 यूनिट। 3 यूनिट क्या कीजिएगा? हटा दीजिएगा, क्योंकि 3 प्लस है। तो कितने हो गए? 10। 13 में से 3 घटा दिए। अब बताइए न्यूट्रॉन कितने हो गए? ऊपर से नीचे घटा के बता देंगे, 14। ये तो निगेटिव चार्ज, मतलब केटाइन के केस में बात हुई। ये सब क्या है बेटे? ये सारे क्या हुए? ये सारे केटाइंस हुए। क्या हुए? केटाइंस। यदि हम बात करें एनाइंस के केस में, जैसे सल्फर -2, ये 16 है और ये 32 है, जरा बताएं प्रोटॉन कितने हुए? जी हाँ, प्रोटॉन तो 16 ही हुए, मगर इलेक्ट्रॉन में अब 2 यूनिट ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है। तो कितना बताया जाएगा? बोले 18। और न्यूट्रॉन तो ऊपर से नीचे घटा के ही बताएंगे, कितना हो गया? 16। आ गया समझ में? जैसे मान लें F-1 या ऑक्सीजन -2, यहाँ 8, यहाँ 16, जरा प्रोटॉन बताएं। प्रोटॉन कितने हो गए? 8। इलेक्ट्रॉन कितने बताए जाएंगे? 10, 2 यूनिट एक्स्ट्रा। और न्यूट्रॉन कितने बताए जाएंगे? ऊपर से घटा के कितना बताए जाएंगे? 8। आ गया समझ में? ये तो हुए एटम्स में, ये हुए आयंस में, चाहे केटाइन में, और ये सब क्या है बेटे? ये सब क्या है? ये सब एनाइन है। मतलब ये हो गए आपके आयंस में। अब जरा मॉलिक्यूल्स में देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जरा यहां देखें, जरा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन मॉलिक्यूल में देखते हैं। अच्छा बताएं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? कोई बता सकता है? मॉलिक्यूल्स कहते हैं बेटा कलेक्शन ऑफ एटम को। किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ एटम्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स में और कुछ नहीं, एटम जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं? तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है। बस यहां पर हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूल्स में एटम जुड़े होते हैं। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, ध्यान से सुने। मॉलिक्यूल्स, कलेक्शन ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। जैसे हम एग्जांपल लिए CH4 का। CH4 में हमको बताने हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं। ये मसला है कि ये कितना है, ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से मेरी बातें सुने। हम क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? एटम। मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है बेटा? एटम। क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना होता है? मॉलिक्यूल बना होता है एटम से। तो मॉलिक्यूल को देखिए हमने तोड़ दिया। मॉलिक्यूल को तोड़ा तो क्या मिला? 1 कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। मॉलिक्यूल को तोड़ा, एक मॉलिक्यूल को तोड़ा तो 1 कार्बन के एटम और 4 हाइड्रोजन के एटम। जरा बताएं इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। एटॉमिक मास कितना या मास नंबर कितना होता है? 12। इसका कितना होता है? एटॉमिक नंबर 1। और मास नंबर कितना होता है? 1। अब बताएं इन सभी में प्रोटॉन कितने हुए? प्रोटॉन बताएं।
इसमें कितने प्रोटॉन हैं 6, इसमें एक में एक, तो ऐसे ऐसे 4 हैं, तो टोटल कितने हो गए 4, टोटल कितने हो गए 10 प्रोटॉन। चूंकि ये न्यूट्रल है बेटा तो इलेक्ट्रॉन भी इतने ही आएंगे। यदि आपको वांदे हैं तो आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, यहां कितने हो गए 4, कितने आ गए 10। मगर न्यूट्रॉन कितने हुए जरा बता सकते हैं? न्यूट्रॉन ऊपर से नीचे घटा के बताएंगे। न्यूट्रॉन कितने हुए 6, मगर यहां घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, मतलब न्यूट्रॉन कितने हुए 6। अब जरा मसला देखिए क्या है प्रॉब्लम, ये CH4 है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने पड़े हुए थे प्रोटॉन 10। मान ले हमने 10 मॉलिक्यूल ले लेते तो कितने इलेक्ट्रॉन पड़े होते 100। क्या गलती है? यदि हम 5 ले लेते, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन पड़े हुए थे 10, यदि हम 5 ले लेते तो क्या 50 नहीं पड़े होते? बिल्कुल पड़े होते। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 50 मॉलिक्यूल ले लेते तो कितने पड़े होते बताइए? 500 नहीं पड़े होते। क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, इतना तो आसान है ये, ठीक है। जरा और देखिए, और एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। वाटर का नाम सुने हैं? वाटर H2O फॉर्मूला होता है। इस मॉलिक्यूल है कि एटम है? बताइए, मॉलिक्यूल है। कैसे पता चला? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन में बहुत सारे एटम का कलेक्शन है, ठीक है। यदि मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? एटम। कितने मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हैं? एक मॉलिक्यूल। कितना हाइड्रोजन मिलेगा? कितने हाइड्रोजन के एटम मिलेंगे? 2। कितने ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे? 1। कहोगे आपको कैसे पता चला 1 मिलेगा? इंडेक्स देख के बेटा, यहां 2 था ना तो 2 मिलेगा, यहां 1 था ना तो 1 मिलेगा। अब बताइए, यहां 1 1, यहां 8 और 16। जरा प्रोटॉन बताएं, इसमें प्रोटॉन कितने हुए? यहां तो 2 हुए। कैसे 2 हुए? एक में 1 तो 2 में 2। यहां कितने हुए? 8। टोटल कितने हो गए 10। यहां इलेक्ट्रॉन बताएं कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन बताएं। इलेक्ट्रॉन भी तो 10 ही होंगे। कैसे? 2 और 1 10। मगर न्यूट्रॉन के वांदे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि यहां घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 0। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, मगर ऊपर से नीचे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा। आ गया समझ में? तो यही हुआ मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब बताएं, एक मॉलिक्यूल को हमने तोड़ा तो 10 प्रोटॉन निकले, तो बताएं 50 को तोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 50 के अंदर कितने प्रोटॉन पड़े होंगे? 500। एक को तोड़ा तो कितने मिले? 10 मिले क्या? तो 50 को तोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन? 50 आ रहा है। 50 को तोड़ेंगे तो कितने मिलेंगे? 500। तो ये तो आसान सा सवाल हुआ। आ रहा है समझ में? अब जो हम बात करते हैं वो काफी जटिल बात है, ध्यान से सुनिएगा। जटिल तो नहीं है, आसान ही है, बस आपको समझना है। दुनिया में, ध्यान से सुनो, एटम, मॉलिक्यूल या आयंस बहुत बड़े बड़े पार्टिकल हैं कि बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं? जाहिर सी बात है, बहुत माइन्यूट पार्टिकल हैं। यदि ये माइन्यूट पार्टिकल हैं तो बताएं क्या इसको हम सोनार वाले बटखरा पर नाप सकते हैं? नहीं। या आप जहां सब्जी वगैरह लेते हैं, क्या वहां के बटखरा पर नापा जा सकता है? नॉर्मल जो हम यूज करते हैं, नहीं नापा जा सकता। उस वेट बैलेंस पर नापा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये ना दिखते हैं, ना कहीं से इसको उठाया जा सकता है, क्योंकि इतने छोटे हैं, इतने छोटे पार्टिकल हैं कि इनको इमेजिन भी करना बड़ा मुश्किल है। आ रहा है समझ में? तो सवाल है कि इसका वजन बताया तो बताया कैसे जाए। यदि यह मसला है कि कैसे इसका वजन बताया जाए, एटम, मॉलिक्यूल या आयन का, कौन से यूनिट में बताया जाए? किलोग्राम में बता नहीं सकते, ग्राम में बता नहीं सकते, क्योंकि ये बड़े बड़े यूनिट है। तो हमको एक बहुत छोटा यूनिट डिफाइन करना पड़ा, जिसको कहते हैं बेटा एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहते हैं? एटॉमिक, जरा ख्याल करेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। आ रहा है समझ में? प्यार से बेटा इसको EMU कहते हैं। आजकल इनका नाम बदल दिया गया है, इसको यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, यूनिफाइड मास भी कहा जाता है, ठीक है। यू से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, बस नाम अलग है। दोनों है एक ही चीज, बस नाम क्या है बेटे? अलग। जरा यहां देखें, यदि हम यहां बात करें, कुछ बातें ध्यान से सुनेंगे, यदि हम यहां बातें करें, ध्यान से सुनेंगे, यदि हम बात करें, जैसे इसके बारे में हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास है। क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। मास का सबसे छोटा यूनिट है। आपको कमेंट करके बताना है कि मास का सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है। क्या है? मास का सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या है, आपको ये बताना है कमेंट करके, ठीक है। दूसरी बात, कहाँ यूज करते हैं? तो यूज टू मेजर, कहाँ यूज करते हैं बेटा? यूज टू मेजर
मास ऑफ एन एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयंस। एटम, मॉलिक्यूल या आयन के मास को नापने के लिए जिस यूनिट का, जिस बटखरे का यूज करते हैं उसका नाम क्या है? एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। आ गया बेटा समझ में? अब मेरी बात समझो। 1 AMU इक्वल टू डिफाइन होता है, इसको डिफाइन करने का कोशिश करें तो इसको डिफाइन करते हैं 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। क्या होता है बेटा? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि कार्बन 12 ही क्यों? क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक, ये पूरा वर्ल्ड ऑर्गेनिक वर्ल्ड है और यहाँ सिर्फ और सिर्फ कार्बन से रच दिया गया है। यह पूरी दुनिया, भगवान ने पूरी दुनिया को किससे रच दिया है? कार्बन से। तो कार्बन यूनिवर्सल पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल है? यूनिवर्सल पार्टिकल है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको जो डिफाइन किया गया है कि यूनिवर्सल पार्टिकल को लेकर डिफाइन किया गया है कार्बन 12। तो एक क्वेश्चन आता है कि AMU का जो डेफिनेशन है वो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 18, ठीक है, कार्बन 14 या ऑक्सीजन 16। तो आपको आंसर कहाँ करना है? कार्बन 12, ठीक है। अब मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 यदि निकालें तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 निकालना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बताइए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बन में कार्बन C6H12 होता है। बताए कार्बन का मास कितना होगा? कार्बन में कै प्रोटॉन? तो 6 प्रोटॉन, 6 मास ऑफ प्रोटॉन, 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन और 6 मास ऑफ क्या लिखना होगा? इलेक्ट्रॉन। मगर इलेक्ट्रॉन का तो मास 0 होता है, आपको पहले बता दिए, लगभग 0। तो हम इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। तो कितने आ गए? 12 मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब कार्बन 12 का मास कितना हो गया? कार्बन 12 आइसोटोप का मास कितना? एक एटम का मास कितना हो गया? बोलिए, 12 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। कितने के बराबर हो गया? 12 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। यदि ये ऐसा हुआ तो इस 12 मास ऑफ प्रोटॉन को उठा के यहाँ रख दें तो 1 AMU इक्वल टू क्या डिफाइन करेंगे? 1 AMU इक्वल टू 1/12 इंटू कितना बेटे? 12 मास ऑफ प्रोटॉन। 12 मास ऑफ प्रोटॉन, क्या 12 कट गया? कितना आ गया? मास ऑफ प्रोटॉन। और कितना होता है मास ऑफ प्रोटॉन? हाँ भाई, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत बच्चे ये बोलते हैं कि सर 1.66 होता है। कोई फर्क, कोई बांधा नहीं, डिजिट का ही एक अंतर है, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये होता है 1 AMU इक्वल टू। अब सवाल है कैसे यूज करेंगे इसका। देखिए बेटा, आपको ये समझना होगा कि डेफिनीशन से ज़्यादा ये तो किताबी बातें, हमको समझना है कि AMU का यूज कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लें हमारे पास सोडियम पड़ा हुआ है और ऊपर 23 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 23 क्या बताता है? यदि हम इस 23 को दो तरीका से इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिए। एक 23 को हम सिंपली 23 लिख दिए और एक 23 को हमने क्या लिख दिया? इसी 23 को हमने क्या लिख दिया? 23 AMU। ये 23 का मतलब हुआ कि एक सोडियम का न्यूक्लियस देखा जाए तो उसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 23 होगी, बस और कुछ नहीं। ये एक नंबर है बेटा। इसका मतलब हुआ ये क्या है? मास नंबर। क्या है? मास नंबर। मतलब एक सोडियम का एटम देखिए, उसका न्यूक्लियस देखिए, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 23। मगर 23 के पीछे हमने क्या लगा दिया? AMU। ध्यान से सुने, 23 के पीछे क्या लगा दिया? AMU। मास बिना यूनिट के नहीं रहता। मास को यूनिट तो देना पड़ेगा ना, चाहे किलोग्राम दो, चाहे ग्राम दो, चाहे टन दो, चाहे क्विंटल दो, कुछ ना कुछ तो दोगे। आ रहा है समझ में? चूंकि ये एटम का मास है तो हम दुनिया का सबसे छोटा यूनिट इस्तेमाल किए, AMU। तो कहोगे कि सर आप यहाँ ग्राम नहीं लिख सकते हैं? हाँ, एकदम लिख सकते हैं बेटा। जब मन करेगा तो इसका वैल्यू इतना रख देंगे AMU का। आ गया? क्लियर? अब मेरी बात सुनो, 23 AMU का मतलब क्या हुआ बता सकते हो? हाँ, मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, बस यही हुआ। तो कहोगे 2 एटम रहता तो 2 से गुना कर देते, 2 इंटू 23 AMU। 4 एटम रहता तो 4 इंटू 23 AMU। 50 एटम होता तो 50 इंटू 23 AMU। 1000 एटम होता तो 1000 इंटू 23 AMU। आ रहा है समझ में? क्लियर? तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम, ठीक है। और इसी को कहा जाता है बेटा एटॉमिक
मास, एक एटम का मास। आ गया समझ में? क्लियर? अब आओ जरा यहां देखो, जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दो एग्जाम्पल से क्या समझ में आएगा? जब तक दो तीन एग्जाम्पल ना लिया जाए तब तक क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता है। बात तो सही है। आइए जरा यहां देखते हैं। यदि हम बात करें कैल्शियम, कैल्शियम ऊपर 40 है, बताइए सिर्फ 40 लिखा जाए तो ये क्या है? मास नंबर, सबको पता चल गया। मगर यदि 40 को हम क्या लिख लें, इसी 40 को हम क्या लिख लें? 40 AMU। बताएं इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सही है आप। मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम, वन एटम ऑफ कैल्शियम, एक एटम ऑफ कैल्शियम का मास 40 AMU। तो दो एटम का मास भाई 80 AMU। तीन एटम का मास बोलिए 3 इंटू 40 AMU 120 AMU। चार एटम का मास 4 इंटू 40 AMU 160 AMU। 50 एटम का मास 50 इंटू 40 AMU। 1000 एटम का मास 1000 इंटू 40 AMU। आ रहा है समझ में? तो एक एटम का मास कितना है? 40। हमसे लाख का पूछे, करोड़ का पूछे, 1000 का पूछे, क्या फर्क पड़ता है? एक का पता है, मल्टीप्लाई ही तो करना है। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब मेरी बात ध्यान से समझेंगे। उस जैसे हमने एटॉमिक मास को, एटम का मास बताया। अच्छा, ये पता कैसे चला एटम है? सिंगल है। आ रहा है समझ में? हम उसी तरह मॉलिक्यूल के मास को भी बता सकते हैं बेटा। कैसे बताएंगे? जैसे मान लीजिए वाटर क्या है? मॉलिक्यूल है। तो वाटर का मास निकालिए, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन। इसमें बोलिए कितना है? 1। ऊपर कितना है? 16। ऊपर वाला ही तो जोड़ते हैं बेटा। कितना हो गया इसमें? 2 + 16 कितना हो गया? 18। इस 18 को हम दो तरीका से इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ 18 लिखा तो बताओ ये क्या है? ये है मास नंबर। ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि वाटर के एक मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इसमें टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 18। आ गया समझ में? मगर यदि हम 18 के बगल में क्या लगा दें? AMU। क्या लगा दें? AMU। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, ध्यान से समझिएगा, मतलब ही समझना है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, चूंकि ये मॉलिक्यूल था इसलिए हमने लिखा 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। वाह, एक मॉलिक्यूल वाटर का वजन कितना है? एक मॉलिक्यूल। आप जो आपके बगल में जो ग्लास रखा होगा पानी का, उसमें लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल है, उसमें से एक मॉलिक्यूल पिक कीजिए, उस मॉलिक्यूल का मास कितना है? 18 AMU। सिर्फ 18 बता रहे हैं तो मास नंबर है, 18 के पीछे AMU लगा रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल का मास है। कितने मॉलिक्यूल का मास है? एक। तो दो मॉलिक्यूल का मास 2 इंटू 18 AMU। तीन मॉलिक्यूल का मास 3 इंटू 18 AMU। 50 मॉलिक्यूल का मास 50 इंटू 18 AMU। लाख मॉलिक्यूल का मास लाख गुना 18 AMU। क्लियर है? अब मेरी बात समझिए। क्लियर हो गया? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो ये बातें तय है। अब मेरी बात सुनिए। अब हम एक फार्मूला दे रहे हैं नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल निकालने का। क्या दे रहे हैं? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का। क्या दे रहे हैं? नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स को फाइंड करने का एक फार्मूला लिख रहे हैं। देखिए हम यहाँ लिखते हैं, चाहे इधर लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आना चाहिए। ठीक है? हमने लिखा, ध्यान से सुनेंगे जरा, यहाँ देखें। हमने लिखा नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल निकालने का एक फार्मूला। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल निकालने का एक फार्मूला दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? फार्मूला दे रहे हैं। गिवन मास, क्या? गिवन मास किस में होना चाहिए? AMU में, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल। ठीक है? तो गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यदि एटम रहे तो, और नहीं तो मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूलर मास दोनों AMU में ही रहता है। एटॉमिक मास भी AMU में रहता है और मॉलिक्यूलर मास भी किस में रहता है? AMU। एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास AMU में, एटॉमिक मास का मतलब एक एटम का मास AMU में, और मॉलिक्यूलर मास का मतलब एक मॉलिक्यूल का मास AMU में। दोनों का बात समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन कहें कि हमारे पास 96 AMU CH4 है। हम पहला पूछ रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स बताइए, कितने मॉलिक्यूल्स हुए? तो ये तो गधा बता देगा। बताइए इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 12 4 16। क्या लिख दें? AMU। मास कितना दे रखा है? 96। वेट कितना दे रखा है? बोलिए कितना वेट दे रखा है? 96 AMU। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा?
इन्हीं दोनों का रेशियो। क्या लिख ले, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, कैपिटल एन से दिखा रहे हैं, कितना, वेट बाय मोलर मास, कितना वेट इन एएमयू डिवाइडेड बाय कौन सा मास, मॉलिक्यूलर मास, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया बेटा, 96/16 कितना हो गया, 96, 6 मॉलिक्यूल। मतलब समझो मेरे पास टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आए, 6, मतलब 96 AMU। कहने का मतलब मेरे पास CH4 के कितने मॉलिक्यूल थे, 6। कहोगे इसको और मेथड से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यूनिटरी मेथड जिंदाबाद। ध्यान से सुनो, 16 AMU कितने का वजन है, एक मॉलिक्यूल का है क्या, 12 4 16, 16 AMU एक का वजन है। तो 96 AMU कितने का वजन हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, 1/16 इंटू 96 कितना आ गया, 6। मतलब कितने मॉलिक्यूल का वजन है, 6 मॉलिक्यूल का। बताएं, ठीक है। तो 6 मॉलिक्यूल का वजन है, कितने मॉलिक्यूल का वजन है, क्लियर, यहां तक क्लियर है सबको। अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात कान खोल के सुने। यदि मान लीजिए एग्जामिनर का इससे भी मन नहीं भरा तो वो आगे बढ़ेगा और आपसे पूछेगा कि जरा बताइए इसमें, इस इतने मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कितने थे, कार्बन और हाइड्रोजन कितने थे, कैसे निकालेंगे जरा बताइए, अंदाजा लगाइए कैसे निकालेंगे। ध्यान से सुने, एक मॉलिक्यूल को आपने तोड़ता, एक मॉलिक्यूल को तोड़ते तो एक मॉलिक्यूल को तोड़ते तो क्या मिलता, एक कार्बन और क्या मिलता, 4 हाइड्रोजन मिलता। क्या आपके पास कितने मॉलिक्यूल पड़े हुए थे, 6। कितने पड़े हुए थे, एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे थे तो एक कार्बन मिल रहा था, 6 मॉलिक्यूल को तोड़े तो कितना मिलेगा मॉलिक्यूल, कितना एटम मिलेगा, 6 कार्बन का एटम। एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे थे तो कितना एटम मिल रहा था, 4, किसके, हाइड्रोजन के। तो 6 को तोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आया, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना आ गया, बोलिए 4। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना आ गया, 24। ये जवाब हुआ। आ गया समझ में। मान लीजिए एग्जामिनर का इससे भी मन नहीं भर रहा है, वो पूछेगा कि बताइए इतने में टोटल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हुए, ये पूछ दिया, ठीक है। अब बताइए क्या करें, फिर से मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से, और एटम किससे बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सब एटॉमिक पार्टिकल से। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर झांके तो एटम दिखा, और एटम के अंदर झांके तो क्या दिखा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जरा आइए इसमें बताएं टोटल प्रोटॉन कितने हुए, बिल्कुल सही है, 6 4 10 अभी अभी कराए थे। तो ये 6 कहाँ से आया, नीचे वाला, ऊपर कितना है 12, नीचे 1 1। बोलिए यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रॉन भी कितने आ जाएंगे 10, मगर न्यूट्रॉन कितने आएंगे बताएं 6। एक मॉलिक्यूल को तोड़ रहे थे तो कितने प्रोटॉन पड़े हुए थे, एक मॉलिक्यूल के अंदर में कितने प्रोटॉन पड़े हुए थे 10। मेरे पास कितने मॉलिक्यूल थे 6, एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 पड़े हुए थे तो 6 मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने पड़े होंगे 60। एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए थे तो 6 के अंदर कितना पड़े होंगे 60। एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 न्यूट्रॉन पड़े हुए थे तो 6 मॉलिक्यूल के अंदर कितने पड़े होंगे 36। बताएं ये सब क्वेश्चन भारी हैं क्या, बिल्कुल नहीं है, यही सब क्वेश्चन आते हैं। अगले क्लास में हम मोल शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, मोल। थैंक यू।